हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन वो पूरी सीरीज खत्म कर ली है विद असाइनमेंट लेक्चर्स। तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन। तो अगर आपने लास्ट मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन में सबसे पहले क्लास हमें ये समझना है कि फ्रिक्शन होता क्या है। व्हाट डू मीन बाय फ्रिक्शन? ओके, फ्रिक्शन होता क्या है, इसका यूज क्या है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं और ये काम कैसे करता है ये भी देखने वाले हैं। जैसे कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ बुक, ये बुक मैंने अपने हाथों पे रखा हुआ है लाइक दिस। ओके, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस बुक के ऊपर फोर्स दूंगा। सी, मैं इस बुक के ऊपर फोर्स दे रहा हूँ बट ये बुक मूव नहीं कर रही, ये बुक मूव नहीं कर रही। तो यहाँ पर हमें डाउट होता है न्यूटन्स की लॉ गलत तो नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि कोई भी बॉडी तभी मूव करेगी जब आप कोई बाहर का फोर्स आप उसको दे दोगे। मीन्स व्हाट इफ सम एक्सटर्नल फोर्स गिवन टू अ बॉडी देन दैट बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये बुक है, मैं इस बुक को एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूँ, देखो मैं बाहर से फोर्स तो दे रहा हूँ ना, लेकिन ये बुक मूव नहीं कर रहा। तो हमें डाउट होता है क्या न्यूटन्स की लॉ सही है? एग्जैक्टली न्यूटन्स की लॉ एकदम सही है। तो यहाँ पर बट हमें समझना है न्यूटन्स ने क्या कहा था। न्यूटन ने ये कहा था कि बुक पे नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ही वो बुक मूव करेगी या फिर कोई भी बॉडी मूव करेगा। ठीक है, नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से बुक मूव नहीं कर रही है ना। मतलब मैं जब फोर्स अप्लाई करता हूँ इस बुक के ऊपर तो नेट फोर्स क्या हो रही है, जीरो हो रही है, जिसकी वजह से बुक मूव नहीं कर रही। अभी नेट फोर्स जीरो कभी होगी? सी, मैंने ये जो फोर्स दिया है ये फोर्स राइट साइड में है ना। सी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टूवर्ड्स राइट साइड। मतलब कोई तो फोर्स इस बुक के ऊपर लग रही होगी, कहां पर, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, मतलब क्यों लेफ्ट साइड पे? क्योंकि जो फोर्स मैंने अप्लाई की है उस फोर्स को कैंसिल करेगा। मतलब ये वाली जो फोर्स मैंने अप्लाई की है, ये वाली जो फोर्स मैंने अप्लाई की है, कोई तो फोर्स है जो इस फोर्स को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है, जिसकी वजह से नेट फोर्स कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है और ये बुक मूव नहीं करता। और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इस तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूं। जैसे कि यहाँ पर मतलब मान लो ये हमारा बुक था, इस सपोज दिस इज अ बुक, ये हमारा बुक था। इस बुक को मैंने अपने हाथों पे रखा था। फॉर एग्जाम्पल इस बुक को मैंने अपने हाथों पे रखा था लाइक दिस। ओके, तो यहां पर मैं इस बुक को फोर्स दे रहा हूं, दिस फोर्स इज इन द राइट डायरेक्शन। ये फोर्स मैंने बुक को दे रहा था राइट डायरेक्शन में, लेकिन हमने क्या देखा कि ये बुक मूव नहीं कर रही। ये बुक मूव नहीं कर रही, इसका मतलब क्या हुआ, इस बुक की एक्सेलरेशन कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से नेट फोर्स जीरो हो गई। नेट फोर्स तो तभी जीरो होगी अगर हम यहाँ पर इस बुक का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। सिर्फ बुक की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इस बुक के ऊपर कौन सा फोर्स है, एफ फोर्स है, इसका खुद का वेट mg और इसका नॉर्मल रिएक्शन n, इस बुक का मास है m। ठीक है, तो यहाँ पर इफ यू विल सी, इस बुक के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है जो कहाँ पर है, राइट की डायरेक्शन में है। मतलब ये बुक मूव होना चाहिए था राइट की तरफ, लेकिन ये बुक राइट की तरफ मूव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स कितनी है, जीरो। नेट फोर्स तभी जीरो होगा, कभी जीरो होगा, सी ये फोर्स है, इसकी डायरेक्शन कहां पर है, राइट की तरफ है। नेट फोर्स तभी जीरो होगा जब कोई फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा, जब कोई फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा जिसकी मैग्नीट्यूड इस फोर्स के इक्वल होगी, जिसकी मैग्नीट्यूड इस फोर्स के इक्वल होगी, है ना, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। सी यहाँ पर मतलब मान लिया ये जो फोर्स है एफ, कहां पर, बुक और मेरे हाथों के बीच में एक फोर्स सेटअप हो रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, ये अप्लाइड फोर्स को कैंसिल आउट कर देता है, जिसकी वजह से नेट फोर्स जीरो हो जाता है। नेट फोर्स जीरो होने की वजह से एक्सेलरेशन जीरो मिल जाती है ना। यहां पर देखो मैंने क्या कहा, दैट दिस अप्लाइड फोर्स एफ इज इक्वल्स टू द फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो अगर आप नेट फोर्स निकालोगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ। दिस इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ माइनस एफ, करेक्ट। तो यहां पर नेट फोर्स आपका जीरो आ गया, विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी जीरो। सी दैट्स वाई ये बुक क्या कर रहा है, मूव नहीं करेगा अपनी जगह से,
क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स अप्लाइड फोर्स है इसको ये फ्रिक्शनल फोर्स कैंसल आउट कर देती है ना। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो हमेशा क्या करता है। क्लास रिमेंबर व्हाट दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल डू। दिस फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजेस, ध्यान से सुनना, फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट से, मैं मोशन नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब क्या हो गया रिलेटिव मोशन। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं इस चीज को समझने के लिए। लेट मी रब दिस पार्ट। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मतलब मान लो ये टेबल है, ठीक है, दिस इज अ टेबल। इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है लाइक दिस, ठीक है। इस बुक का मास है m। आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर एक फोर्स दे रहे हो F फोर्स, ठीक है। तो ये जो बुक है, ये जो बुक है ये कहां पर मूव करनी चाहिए, इन द राइट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टेबल। टेबल के रिस्पेक्ट में ये बुक को राइट की डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। मीन्स व्हाट, इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम हियर, आप सपोज यहां से देख रहे हो इस बुक को, तो ये बुक आपकी तरफ आनी चाहिए बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये बुक आपकी तरफ आना चाहिए। और आप कहां पर खड़े हो, आप टेबल के ऊपर खड़े हो। मीन्स टेबल के रिस्पेक्ट में, ध्यान से सुनना क्लास, टेबल के रिस्पेक्ट में ये बुक कैसे मूव कर रही है, इन द राइट डायरेक्शन। आप कहां पर खड़े हो, टेबल पे खड़े हो, तो आपके रिस्पेक्ट में ये बुक राइट की तरफ आ रही है ना। मतलब वही हो गया, टेबल के रिस्पेक्ट में ये बुक राइट की तरफ आ रही है। अगर टेबल के रिस्पेक्ट में ये बुक राइट की तरफ आ रही है तो टेबल इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट की तरफ इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, एफ। क्लियर? ये किसने लगाया फ्रिक्शनल फोर्स, ये टेबल ने लगाया बुक के ऊपर। ये किसने लगाया, टेबल ने बुक के ऊपर लगाया। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बुक बिकॉज ऑफ टेबल, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बुक बिकॉज ऑफ टेबल। ठीक है, अभी बात करेंगे क्या बुक टेबल के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, यस और नो, सोचते चलो। अभी ये जो बुक है, ये जो बुक है, अभी मतलब मान लो आप यहां पर खड़े हो, ठीक है। आप क्या देख रहे हो, सी यू आर स्टैंडिंग ऑन अ बुक, ओके। सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ बुक, और ये आप बोल सकते हो प्लेटफॉर्म बुक पे खड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है। आप समझिए ये प्लेटफॉर्म है कोई, दिस इज अ प्लेटफॉर्म हुज मास इज m, और आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो, ठीक है। आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो, ये प्लेटफॉर्म आगे की तरफ जाना चाहता है ना। चलो मतलब मान लेते हैं ये फोर्स की वजह से ये प्लेटफॉर्म आगे की तरफ जा रहा है, तो आप क्या देखोगे कि जो टेबल है वो पीछे की तरफ जा रहा है ना। मतलब कैसा, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो मैं क्या देखूंगा, जो जमीन है वो पीछे की तरफ जा रही, जो ग्राउंड है वो पीछे की तरफ जा रहा है ना। तो यहां पर आपके रिस्पेक्ट में ये जो टेबल है ये पीछे की तरफ जा रहा है, ये जो टेबल है आपके रिस्पेक्ट में ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये बुक इस टेबल के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स बनाता है, कौन सी डायरेक्शन में, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन टेबल बिकॉज ऑफ बुक। सी, दिस इज अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन टेबल बिकॉज ऑफ बुक, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में टेबल पीछे जा रहा है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। मतलब क्या हुआ, आपके रिस्पेक्ट में अगर टेबल पीछे जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगाएगा। ये बुक इस टेबल के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कहां पर लगाएगा, आगे की तरफ लगाएगा। मतलब उसकी बुक के रिस्पेक्ट में, बुक के रिस्पेक्ट में जो भी टेबल की मोशन होगी, बुक के रिस्पेक्ट में जो भी टेबल की मोशन होगी, फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज करेगा। बुक के रिस्पेक्ट में टेबल कहां पर जा रहा था, लेफ्ट की तरफ जा रहा था, तो फ्रिक्शनल फोर्स राइट की तरफ लग जाएगी। अभी यहां पर जब आपने देखा कि ये जो बुक ये टेबल के रिस्पेक्ट में, मतलब ये जो बुक है वो टेबल के रिस्पेक्ट में कहां पर जा रहा था, राइट की तरफ जा रहा था, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसकी मोशन को अपोज करने के लिए लेफ्ट की तरफ लग गया। ठीक है, तो यहां पर आप जब देखोगे फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पैर, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा पैर्स में एग्जिस्ट करता है। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट एवरी फोर्स एग्जिस्ट इन पैर। हर एक फोर्स, एवरी रियल फोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, एवरी रियल फोर्स एग्जिस्ट इन पैर। तो जब जब आप देख रहे हो, देखो दिस टू फोर्सेस एग्जिस्ट इन पैर, मतलब ये अगर एक्शन होगा तो ये उसका रिएक्शन होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऑपोजिट तो आपको दिख ही रहा है, ऑपोजिट है ना। और इनकी मैग्नीट्यूड, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो सेम है इनकी, ऐसे। तो ये क्या होता है, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्रिक्शन एंड व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। के फ्रिक्शन
क्यों प्रोड्यूस हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि फ्रिक्शन डेवलप हुआ दो सरफेसेस के बीच में। तो इसके दो रीजंस है, मैं आपको दोनों रीजंस बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पर, ये कोई तो बुक या ब्लॉक पकड़ लो, चलो ब्लॉक पकड़ लो। ये ब्लॉक है एक, ये किसी टेबल पे रखा गया है, ठीक है। इस ब्लॉक का मास क्या है, m है। हमने क्या माना, इस ब्लॉक का मास क्या है, m है। लेट्स से इस ब्लॉक का मास m है। तो इस ब्लॉक को मैंने क्या किया है, इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप देखोगे ब्लॉक का, ध्यान से देखना क्लास, ये जो डॉटेड लाइन बनाया ना, ये इस ब्लॉक की एजेस है जो हमें फ्रंट व्यू से नहीं दिखाई दे रही। मतलब ये इसके पीछे छुप गया है, ब्लॉक के पीछे छुप गया है। तो जब आप देखोगे इस ब्लॉक का ये वाला सेक्शन, देखो जो मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूं, ब्लॉक का ये वाला सेक्शन, ब्लॉक का ये वाला हिस्सा टेबल के साथ कांटेक्ट में है। ब्लॉक का ये वाला हिस्सा क्या है, टेबल के साथ कांटेक्ट में है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द एपेरेंट एरिया। जो टेबल के साथ कांटेक्ट में है इसको हम क्या बोलते हैं, एपेरेंट एरिया, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, देखो यहां से ना आपको नॉर्मली क्या दिखेगा, टेबल और बुक एकदम स्मूथ सरफेस है, एकदम स्मूथ सरफेस है। लेकिन जब आप इसको है ना एक बोल सकते हो माइक्रोस्कोप में बहुत हाईली मैग्नीफाई किया, तो आपको क्या दिखेगा, देखो मैं बुक का ये वाला लाइन बना रहा हूँ, ओके। अभी हम 2 डायमेंशन में आ जाते हैं। तो ये जो बुक का, सिर्फ मैं ये वाले सेक्शन को क्या कर रहा हूँ, मैग्नीफाई कर रहा हूँ। ये वाले सेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, ये वाले सेक्शन को क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं जब ये सेक्शन को मैग्नीफाई करूंगा, तो बुक, सबसे पहले मैं बुक की बात करूंगा, तो बुक का जो सरफेस है ना, वो मुझे कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये ऐसे। जब आपने हाईली मैग्नीफाइड कर दिया लाइक दिस, आपको क्या दिख रहा था, जो बुक का जो बॉटम सरफेस है वो क्या है, बहुत स्मूथ है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कि देखो ये बुक का जो बॉटम सरफेस है ये बहुत स्मूथ है। हमारी नेकेड आई से हमें ऐसा दिखता है कि ये सरफेस बहुत स्मूथ है, लेकिन रियल लाइफ में जब आप उसको माइक्रोस्कोप पे देखोगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देता है। और जब आप टेबल का सरफेस देखोगे, ये बुक कहाँ पर है, दिस इज बुक, या फिर ब्लॉक बोल दो, चलो ब्लॉक है ये, ओके। जब आप टेबल को देखोगे, तो टेबल का जो सरफेस है वो कुछ ऐसे दिखाई देता है, लाइक दिस, ऐसे, ऐसे कुछ दिखाई देगा। ये टेबल है आपका, कितनी इरेगुलरिटीज है, आप देख रहे हो कितना इरेगुलर है दोनों। तो जब आप यहां पर देखोगे, एपेरेंट एरिया, एरिया ऑफ कांटेक्ट देख रहे हो कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट देख रहे हो कितना छोटा है, कुछ ही जगह पे कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर इसी की वजह से फ्रिक्शन डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है, देखो यहां पर, इफ यू विल सी, देखो यहाँ पर ये जो बुक का पार्ट है, ये देखो यहाँ पर, आप यहाँ पर देख रहे होगे, ये टेबल ने ब्लॉक को क्या कर दिया, इंटरलॉक कर दिया। टेबल ने ब्लॉक को क्या कर दिया, इंटरलॉक कर दिया, है ना। मतलब अगर ब्लॉक को लेफ्ट की तरफ जाना हो, तो ये वाला जो टेबल का हिस्सा है, ये वाला, ये इसको जाने नहीं देगा, ये इसको रोकने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पर इंटरलॉकिंग होती है, ओके। इंटरलॉकिंग हो जाती है, मतलब कैसे होगा ना, यहाँ पर इफ यू विल सी दैट दिस इज नोन एज अ डेल्स एंड दिस इज नोन एज अ हिल्स। तो ये जो डेल्स है वो हिल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। जो डेल्स है वो हिल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग हो जाती है ना। तो मतलब यहाँ पर जब आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, चलो मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। ये अभी मतलब मान लो इसका डेल्स कुछ ऐसे है, लाइक दिस, ये ऐसे। तो देख रहे हो यहाँ पर डेल्स हिल्स के अंदर क्या हो गया, फिट हो गया, इंटरलॉक हो गया। तो जब आप इस ब्लॉक को आगे की तरफ खींचना चाहोगे ना, तो ये वाला सेक्शन, जो टेबल का ये वाला सेक्शन है, ये इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर देखो इंटरलॉकिंग हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, इंटरलॉकिंग हो रही है। यही इंटरलॉकिंग क्या करेगा, यही इंटरलॉकिंग फ्रिक्शनल फोर्स बनाता है, यही इंटरलॉकिंग रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रिक्शनल फोर्स बनाने के लिए। इसी तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स बनती है, ठीक है। तो ये एक रीजन हो गया, दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि क्यों फ्रिक्शनल फोर्स बनता है। मैं आपको सेकंड रीजन बताता हूं, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से, क्लास ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न फिजिक्स, इफ यू विल सी, यहाँ पर एरिया बहुत कम है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होने की वजह से वी नो दैट
प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम है जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये पॉइंट पे प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो टेबल के मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो या फिर ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो या फिर एटम्स बोल सकते हो, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा देंगे। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा देंगे। मतलब टेबल का जो एटम है और ब्लॉक का एटम है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब जब ब्लॉक आगे बढ़ना चाहता है तो टेबल का जो मॉलिक्यूल है या फिर टेबल के जो एटम है वो उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा देंगे उसके ऊपर, उसको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। सी जैसे कि अगर आप देखोगे ये एटम अगर आगे बढ़ना चाहता है तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा देता है। मतलब देखो ये ब्लॉक देखो ऐसे बढ़ना चाहता है ना, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये जो एटम है ये चलो मतलब मान लो बढ़ के थोड़ा सा आगे आ गया, तो यहाँ पर ये वाला जो एटम है, टेबल का एटम है, ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा, मतलब एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है ना। इसी की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेटअप हो जाती है। और ये यहाँ पर जहां पर बॉन्ड्स बन जाती है, देखो यहाँ पर बॉन्ड्स बनती है बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, यहाँ पर क्या हो जाती है, बॉन्ड्स बन जाती है बिटवीन द टू एटम्स। ओके, बिटवीन द टू एटम्स, तो यहाँ पर क्या बनने लग जाती है, बॉन्ड्स बनने लग जाती है। तो इसी बॉन्ड की वजह से, इसी बॉन्ड की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है जो टेबल को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड वेल्डेड, इसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड वेल्डेड। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, दूसरे एटम पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा देता है और उसको आगे बढ़ने से रोकता है। इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन इस तरीके से सेटअप होती है। तो हमने देखा फ्रिक्शन कैसे सेटअप होती है, दो रीजन है, एक क्या है, इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सरफेसेस, बिटवीन टू सरफेसेस, और दूसरा क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है, ये दोनों फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लॉक को आगे बढ़ने, ब्लॉक जब आगे बढ़ता है उसको रोकने के लिए, ये दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या बना रही है, फ्रिक्शनल फोर्स बना रही है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, प्लीज नोट डाउन, देन विल टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ इट्स टाइम टू सी द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड द रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम एक एक करके तीनों फ्रिक्शंस देखेंगे। सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। So types of friction. One is known as a static friction. Next is kinetic friction. And the last one is the rolling friction. ठीक है, एक एक करके हम तीनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर में हमारा पूरा इंटरेस्ट होगा स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन पे। रोलिंग फ्रिक्शन पे अभी फिलहाल हमारा इंटरेस्ट नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन का इंटरेस्ट हम कहाँ दिखाएंगे, रोटेशनल मोशन में दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है? ओके, द फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन लगने के लिए दोनों बॉडीज का कांटेक्ट में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में होगा तभी ही फ्रिक्शनल फोर्स सेटअप होगा। जैसे कि हम लोग अभी देख रहे थे एग्जांपल टेबल एंड बुक का, बुक टेबल के साथ कांटेक्ट में था, तो ये फ्रिक्शन क्या है, एक टाइप की कांटेक्ट फोर्सेस है। सी क्लास, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द कांटेक्ट फोर्सेस, जिसके एक के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा आज हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज acts perpendicular to the surface and frictional force always act tangentially to the surface। tangentially मतलब surface के ऊपर ही लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लो। तो सबसे पहले बात करेंगे static friction, the friction between the two bodies in contact when one body just sliding on the other body or tends to slide। ठीक है, if one body just slide or tends to slide, then the friction between
two bodies is static friction, then the friction between two bodies is static friction. दोनों बॉडीज के बीच में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है. मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा. सबसे उसके बाद हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की. इफ वन बॉडी is sliding, if one body is sliding over the other body, then the friction between two bodies is kinetic friction. ऐसी टाइप की फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे. इसका भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा. रोलिंग फ्रिक्शन, if one body is rolling over the other body, then the friction between two bodies is rolling friction. ठीक है, तो ये कंडीशन है. रोलिंग फ्रिक्शन को हम ज्यादा डिटेल, रोलिंग फ्रिक्शन का इस पूरे चैप्टर में कोई काम नहीं है, तो इसको ज्यादा डिटेल में मैं आपको रोटेशनल मोशन में ही समझाऊंगा. तो यहाँ पर हमारा जो काम है वो किसका है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का. मैं आपको दोनों का मतलब समझाऊंगा, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन. सो लेट मी टेक अ वन एग्जांपल. जैसे कि यहाँ पर इफ यू विल सी, दिस इज अ बुक, राइट. मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन बुक मूव नहीं कर रही. जैसे कि हमें नाम से समझ में आता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट. तो ये रेस्ट पे रहने वाला फ्रिक्शन होता है. ठीक है, मतलब देखो बुक आप जब आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने फोर्स अप्लाई किया लेकिन बुक मूव नहीं कर रहा. क्यों मूव नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे हाथों और बुक के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स सेटअप हुआ है, जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसको क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है. तो यहाँ पर जो बुक और मेरे हाथों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. क्यों, क्योंकि ये बुक क्या है, अभी रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रहा है. ओके, मैं इस पे फोर्स दे रहा हूँ. एक पॉइंट ऐसे आएगा, मैंने इस पे क्या किया, फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ कंटिन्यूसली. तो एक पॉइंट ऐसे आएगा कि बुक मूव करना चालू कर देगी, लाइक सी दिस वन, बुक मूव करना चालू कर रही है. तो मूव सी, इसका मतलब क्या हुआ, इफ वन बॉडी जस्ट स्लाइड, मतलब अभी स्लाइड होना चालू होने वाला है. ओके, और टेंस टू स्लाइड, मतलब स्लाइड हो रही है, अभी स्लाइड होने वाला है. then the friction between the two bodies is called static friction. तभी उन बॉडीज के बीच का फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन. अभी सेकंड काइनेटिक फ्रिक्शन जब देखेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या कर रहा है, ऑलरेडी बुक हमारी मूव कर रही है. ओके, बुक ऑलरेडी मूव कर रही है. तो बुक जब मूव कर रही है तभी भी मेरे हाथों और बुक के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स सेटअप होता है, जो क्या करेगी, बुक की मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगी. बुक की कौन सी मोशन, रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगी. तो जब बुक मोशन में होता है तभी भी उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन. तो आपको समझ में आ गया होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जब बॉडी रेस्ट पे होती है तब उस पे जो फ्रिक्शन लगता है उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. और जब बॉडी मूवमेंट में होती है, ओके, जब बॉडी मोशन में होती है तभी भी उस बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं. ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन में जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे रोल करती है तब उन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स सेटअप होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स सेटअप होता है, उसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको सारी फ्रिक्शंस की टाइप्स बता दिए. नाउ क्लास रिमेंबर, सबसे बड़ा फ्रिक्शन इनमें से सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन. सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे कम होता है. ठीक है, तो आप कभी भी याद रखोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है. ठीक है, तो थोड़ा सा अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको कुछ अमेजिंग चीजें बताऊंगा अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो आप नेक्स्ट टॉपिक डालिए, स्टैटिक फ्रिक्शन. तो अभी हम स्टैटिक फ्रिक्शन को डिटेल में देखेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का. ओके, चलो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से समझाऊंगा, ऐसे हम लोग नहीं समझेंगे, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. ठीक है, लेट्स से यहाँ पर हमने एक सरफेस ले लिया है एंड दिस इज अ फ्रिक्शन सरफेस, रफ सरफेस है, यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, डेफिनेटली होगा. ओके, सो दिस इज अ पुली एंड यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक ले लिया है.
और इस ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया है विच इज पास्ड ओवर द पुली, और यहाँ पर मैंने एक मासलेस पेन लगा दिया है। दिस इज मासलेस पेन बच्चों। मासलेस पेन मतलब इसके पास कोई मास नहीं, और इसके ऊपर हम वेट्स क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल बेसिक डायग्राम ये है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन और टेंशन, फ्रिक्शन और टेंशन इन द स्ट्रिंग के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहले टेबल बनाएंगे, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखेंगे, मैंने यहाँ पर कोई भी मासेस ऐड नहीं किए। अगर यहाँ पर हमने कोई भी मासेस ऐड नहीं किए तो ऑब्वियसली इस पूरे सिस्टम का वेट कितना होगा, जीरो होगा। इस पूरे सिस्टम का वेट जीरो होगा तो इस स्ट्रिंग पे टेंशन जीरो होगा। इस स्ट्रिंग पे टेंशन जीरो होगा तो यहाँ पर भी तो टेंशन जीरो होगा। यहाँ पर टेंशन जीरो होगा मतलब ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रही है, मतलब ब्लॉक मूव ही नहीं करना चाहता। ब्लॉक मूव ही नहीं करना चाहता, तो अगर ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो क्या फ्रिक्शन बनेगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी नहीं बनेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा है, मतलब ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है, तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स भी डेवलप नहीं होगा। तो इससे समझ में आता है जब अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना होगा आपका, जीरो न्यूटन होगा। क्लियर, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, जीरो न्यूटन होगा। अभी हमने यहाँ पर क्या किया, लेट्स से यहाँ पर अभी हमने वेट्स ऐड करना चालू कर दिया। हम थोड़ा थोड़ा करके वेट पुट अप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहला वेट डाल दिया ऑफ मास 1 kg। 1 kg के मास की वजह से इसका वेट जो बन गया वो 10 न्यूटन का बन गया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। 10 न्यूटन का वेट बन गया तो ये जो सॉरी दिस पेन, ये जो पेन है ये पेन नीचे मूव करना चाहिए, बट ये पेन नीचे मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, आपको थोड़ी देर में रीजन बताऊंगा। अभी मतलब मान के चलिए ये पेन यहीं पे स्टेबल है, ये यहाँ पर स्टेबल है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर टेंशन डेवलप हो गया। यही टेंशन यहाँ पर इस ब्लॉक को खींचने की कोशिश करेगा, टी। तो ब्लॉक राइट की तरफ मूव करना चाहता है, बट ये जो सरफेस है रफ सरफेस है, तो ये इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स बना देगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो दिस विल बी द फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स बन गया इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। यही फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, इस टेंशन को कैंसिल आउट कर देता है, और नेट फोर्स कितनी बना देता है, ब्लॉक पे जीरो बना देता है। ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो हो गया मतलब ऑब्वियसली ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसके लिए ही ये पेन मूव नहीं कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये पेन मूव नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली अगर पेन मूव नहीं करेगा तो ये हम लोग बोल सकते हैं पूरी की पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, टेंशन T इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, है ना। वी नो दैट फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टेंशन T जो आपका है वो 10 न्यूटन का है। ठीक है, टेंशन आपका 10 न्यूटन है, तो आप यहाँ पर देखोगे जब ब्लॉक पे देखोगे तो ब्लॉक भी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। टेंशन राइट की तरफ है और फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, तो हमें पता है इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन राइट साइड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स टेंशन के इक्वल हो गया, और टेंशन कितना था आपका 10 न्यूटन था। तो मैं फ्रिक्शनल फोर्स क्या लिखूंगा यहाँ पर, फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका 10 न्यूटन है। चलो वेरी गुड। अभी हमने क्या किया, हम और मास ऐड करेंगे। मैंने और मास ऐड किया, दिस इज मास ऑफ 1 kg। मैंने और 1 kg का मास ऐड कर दिया, तो यहाँ पर टोटल मास कितना हो गया 2 kg, और टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट इज 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन का जब वेट लगा तभी मैं क्या देख रहा हूँ, अभी भी ये पेन मूव नहीं कर रहा, अभी भी ये पेन मूव नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर वेट बढ़ा दिया, टेंशन बढ़ गया, टेंशन बढ़ने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ गया अभी, और यही फ्रिक्शनल फोर्स इस टेंशन को कैंसल आउट कर रहा है। इसकी वजह से नेट फोर्स इस ब्लॉक पे कितनी हो गई, जीरो हो गई। इसके लिए ब्लॉक ने कोई भी मोशन नहीं दिया। तो अगर ये ब्लॉक के पास कोई भी मोशन नहीं होगी तो फिर से हम मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर मैं पेन पे बात करूंगा, अगर ये पेन जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो हमें पता है अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो इस बार टेंशन कितना हो गया आपका, 20 न्यूटन हो गया। तो टेंशन को मैं यहाँ पर लिख दूंगा, चलो भाई 20 न्यूटन है टेंशन। अभी बात करेंगे इस ब्लॉक पे। ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब पता है, राइट साइड फोर्स इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड फोर्स, मतलब T इज इक्वल्स टू F, T इज इक्वल्स टू F, मतलब अभी आपका फ्रिक्शनल फोर्स कितना बन गया, 20 न्यूटन का बन गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फ्रिक्शनल फोर्स अभी 20 न्यूटन का है। चलो वेरी गुड, यहाँ तक सब समझ रहा है। अभी हमने क्या किया, और मैंने मास ले लिया 1 kg। तो 1 kg का जब मास ले लिया तो इस टोटल पैन पे कितने मासेस हो गए, 3 kg। तो इनकी वजह से टोटल वेट जो बनेगा वो कितना बनेगा, 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन का वेट बना। और अभी क्या देख रहे हैं, अभी भी ये जो पैन है ये मूव नहीं कर रहा,
क्यों मूव नहीं कर रहा? 30 न्यूटन की वेट ऐड करने की वजह से टेंशन बढ़ गया, टेंशन बढ़ने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ गया। यही फ्रिक्शनल फोर्स फिर से कैंसिल कर दिया टेंशन को, इसके लिए नेट फोर्स जीरो हो गया और ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें पता है अपसाइड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनसाइड फोर्स, तो टी का वैल्यू कितना हो गया इस बार? 30 न्यूटन हो गया। चलो लिख देते हैं। और इस ब्लॉक पे जब मैं बात करूंगा तो राइट साइड फोर्स इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड फोर्स, तो यहाँ पर टेंशन इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 30 न्यूटन, है ना? टेंशन 30 न्यूटन है अभी आपका, तो यहाँ पर हो गया 30 न्यूटन। तो अभी तक तो सब बढ़िया जा रहा था। फ्रिक्शन टेंशन के साथ क्या कर रहा था? कंपटीशन लगा रहा था। कैसे? टेंशन बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा, फ्रिक्शन कह रहा है ना? तो देखो जैसे जैसे टेंशन बढ़ा, फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ। सी यहाँ पर जैसे ही मैंने एक छोटा सा मास ऐड किया, सपोज ये जो मास है इट इज वेरी स्मॉल मास, यू कैन से 0.1 kg बोल सकते हो, 0.1 kg। इतना छोटा मास है ये, 0.1 kg का मास है। तो टोटल मास कितना हो गया? ये 1 kg 1 kg 1 kg एंड 0.1 kg, तो टोटल मास कितना हो गया? 3.1 kg हो गया। तो वेट कितना हो जाएगा? 31 न्यूटन। वेट क्या हो गया? 31 न्यूटन। अभी हमने देखा जैसे ही वेट 31 न्यूटन हो गया, यहां पर हमें इस ब्लॉक में हलचल दिखी, मतलब ये ब्लॉक राइट की तरफ खिसकना चालू हो गया। तो जब ये ब्लॉक राइट की तरफ खिसकना चालू हो गया बच्चों, तो यहां पर ब्लॉक के ऊपर एक्सेलरेशन आ गया। ब्लॉक के ऊपर क्या आ गया? एक्सेलरेशन। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? ब्लॉक अगर राइट की तरफ खिसकना चालू हो गया, इसका मतलब नाउ टी इज ग्रेटर देन एफ। टी क्या हो गया? एफ से ज्यादा हो गया। टी क्या हो गया? एफ से ज्यादा हो गया। मतलब क्या हुआ? इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब आपका टेंशन, देखो ये जो टेंशन है ये 30 न्यूटन के जैसे ही ऊपर चला गया, 30 न्यूटन के जैसे ही ऊपर चला गया, 31 न्यूटन हो गया, है ना? तो 30 न्यूटन के जस्ट ऊपर चला गया ये टेंशन, तब आपकी ब्लॉक क्या करना चालू कर दी? एक्सेलरेट करना चालू कर दी। तो मतलब क्या हो गया? एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, इससे हम क्या समझ सकते हैं? एक टेंशन की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही फ्रिक्शनल फोर्स उसके साथ बढ़ता रहा, लेकिन जैसे ही टेंशन 30 न्यूटन के ऊपर हो गया, अब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर 31 न्यूटन है ना, तो टेंशन जैसे ही 30 न्यूटन के ऊपर हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स अभी नहीं बढ़ा। ऑब्वियसली अगर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता, फ्रिक्शनल फोर्स अगर बढ़ता तो ये टेंशन को कैंसिल कर देता और ये ब्लॉक में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती। तो इससे क्या कंक्लूड, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि ये ब्लॉक राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इससे क्या कंक्लूड हो सकता है कि राइट की तरफ एक्सेलरेट किया, इसका मतलब टेंशन टी इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब अभी फ्रिक्शनल फोर्स टेंशन का साथ नहीं दे रहा है। अभी तक वो टेंशन का साथ दे रहा था, 10 10 20 20 30 30, लेकिन जैसे ही 30 न्यूटन के ऊपर चला गया टेंशन, जैसे ही 30 न्यूटन के ऊपर चला गया, अब फ्रिक्शन फोर्स कह रहा है कि भाई तुम बढ़ो, मैं तो और नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि मेरी लिमिट जो है वो 30 न्यूटन तक की ही लिमिट है, मैं इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसको ही हम कहते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इससे बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो जब हम बात करेंगे, किसकी बात करते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेके लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में होती है। जैसे कि आप देखो, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन था यहाँ पर पूरा, ये आपका क्या था? पूरा सेक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का सेक्शन था। दिस इज एंटायर सेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपने यहाँ पर क्या देखा? जैसे कि 10 न्यूटन देख लो, 20 न्यूटन देख लो, आपका जो फ्रिक्शन होगा वो हमेशा जीरो और जो मैक्सिमम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, उनके बीच में ही आपकी फ्रिक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू उनके बीच में ही एग्जिस्ट करेगी। अब बच्चे एक चीज समझ लो, एक्सटर्नल फोर्स, देखो टेंशन इस ब्लॉक के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रहा था। इफ एक्सटर्नल फोर्स, देखो यहां पर ध्यान से, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, देखो यहां पर आपका एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन 20 न्यूटन, ये लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से क्या था? कम था। तो मैं ये वाली कंडीशन देख रहा हूं, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स, अगर आपकी एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है यहाँ पर? 30 न्यूटन। आप एक्सटर्नल फोर्स देख रहे हो 10 एंड 20 न्यूटन। तो मैं यहाँ पर वही कह रहा हूँ, अगर आपकी एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है,
तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होगा ब्लॉक और सरफेस के बीच में, उस वक्त जो फ्रिक्शनल होगा ब्लॉक और सरफेस के बीच में, वो किसके इक्वल होगा? एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा। ये कंडीशन तभी होगी जब आपकी ये कंडीशन वैलिड होगी। ठीक है, जैसे कि देख रहे हो ना, देखो यहाँ पर आपका यहाँ पर 10 न्यूटन 20 न्यूटन यहाँ पर इक्वल्स टू कर देते हैं, ये कंडीशन इक्वल्स टू के लिए भी वैलिड है। ठीक है, 10 न्यूटन देखोगे तो यहाँ पर 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग जाता है। आपकी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के कम है ना, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो गया। फिर से बताता हूँ, 20 न्यूटन के लिए देखते हैं। 20 न्यूटन इज योर एक्सटर्नल फोर्स एंड लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन से कम होता है, हमें पता है। ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन वैलिड है। तो जो आपका उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स होगा जब आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 20 न्यूटन, मतलब ये इसके इक्वल है। देखो ये कंडीशन वैलिड हो जाती है। तो बच्चों ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, चलो ये हमने बात कर ली पूरी स्टैटिक फ्रिक्शन की, ये हमने किसकी बात कर ली? पूरी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर ली। अभी हमें पता है कि ये ब्लॉक मूव करना चालू कर दिया, ये ब्लॉक मूव करना चालू कर दिया। तो जैसे ही ये ब्लॉक मूव करना चालू कर दिया, क्यों मूव करना चालू किया? क्योंकि 31 न्यूटन का वेट ऐड हो गया, जिसकी वजह से टेंशन बढ़ गया, टेंशन बढ़ गया तो यहाँ पर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बढ़ पाया, ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बढ़ पाया, जिसकी वजह से इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स लगी राइट की तरफ और ये ब्लॉक मूव करना चालू कर दिया। तो जैसे ही ये ब्लॉक मूव करना चालू कर देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम स्टैटिक फ्रिक्शन से किस में आ गए? अभी काइनेटिक फ्रिक्शन में आ गए। जैसे कि हमें पता है काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है, that if one body slides on the other body then the friction developed between the two bodies is known as a kinetic friction। ऐसी फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अभी ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, अभी ये कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो चलो मतलब मान के चलते हैं यहाँ पर बच्चों कि ये जो ब्लॉक है ये ए एक्सेलरेशन के साथ राइट की तरफ जा रहा है। ध्यान से समझना इस चीज को। तो मैं यहाँ पर मान के चलूंगा दैट टी माइनस एफ, न्यूटन्स की लॉ लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, नेट फोर्स टी माइनस एफ विच इज इक्वल्स टू, इस ब्लॉक का मास एम है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। देखो एक्सेलरेशन जीरो दो कंडीशन में होता है, एक तो बॉडी रेस्ट पे होगी तभी एक्सेलरेशन जीरो होगा, या फिर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तभी एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी, ये जो बॉडी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है लाइक दिस, इफ दिस बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जो फ्रिक्शन डेवलप होगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक या काइनेटिक? ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि बॉडी तो मूव कर रहा है ना। बॉडी जब रेस्ट पे होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन बनता। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पर कौन सी फ्रिक्शन होगी? काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो बॉडी है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये जो बॉडी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर बॉडी में चलो एक्सेलरेशन आ गई, अभी हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन की वैल्यू को कम करने की कोशिश करेंगे, डिक्रीज करवाएंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू को। डिक्रीज करा करा के कहाँ पर लेके आ जाएंगे? एक्सेलरेशन को जीरो पे लेके आ जाएंगे, है ना। तो एक बात समझ लो बच्चों, एक्सेलरेशन को डिक्रीज करना है तुम्हें, एक्सेलरेशन को क्या करना है? डिक्रीज करना है। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कभी होगा? जब आपका टेंशन डिक्रीज होगा। जब आपका टेंशन डिक्रीज होगा तभी तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा ना। क्लियर? जब तक टेंशन डिक्रीज नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों हमेशा कांस्टेंट होती है, याद रखो। तो आप इसको चेंज करवा के एक्सेलरेशन को डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन वेरिएबल नहीं होती, कांस्टेंट वैल्यू होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो मतलब ये तो कांस्टेंट है, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली चेंज किसको करना पड़ेगा? टेंशन को कम चेंज करना पड़ेगा टू मेक द एक्सेलरेशन जीरो, टू मेक द एक्सेलरेशन जीरो। ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन को जीरो बनाने के लिए आपको टेंशन को डिक्रीज करवाना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन कभी चेंज नहीं होती। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज हो सकता है लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं होता। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक चीज दिमाग में बिठा लो। तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन को डिक्रीज करना है तो ऑब्वियसली टेंशन को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? कम आएगा। क्लियर? जैसे कि मैं आपको चलो एक एग्जांपल देता हूँ इस चीज का, अगर नहीं समझ रहा है तो। जैसे कि 5 माइनस टू विच इज इक्वल्स टू 3 हमें पता है, मैं आपको बोलूंगा आपको 2 को चेंज किए बिगर, आपको 2 को चेंज किए बिगर आपको फाइनल आंसर में 2 लेके आना है। चलो फाइनल आंसर में 2 मत 2 रहने दो, 1 लेके आना है आपको फाइनल आंसर में।
मतलब आपने ये वाली वैल्यू देखो डिक्रीज कर दी, 3 से 1 पे आ गया, लेकिन आपको 2 को चेंज नहीं करना, तो ऑब्वियसली आप किसको चेंज करोगे, 5 को चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे, 5 को आप 3 बना दोगे, तो 3 - 2 तो 1 होता है ना। तो मतलब इसको डिक्रीज करने के लिए आपको इसको कम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर वही चीज समझा रहा हूँ आपको, एसेलरेशन को कम करने के लिए आपको टेंशन को कम करना पड़ेगा। तो चलो मतलब मान लो टेंशन को कम कर दिया, मतलब अभी टेंशन जो है ना, टेंशन को कम कैसे होगा, अभी ऑब्वियसली हम लोग वेट्स निकालेंगे यहाँ से, तो वेट्स निकालेंगे। तो चलो मतलब मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी यहाँ पर एग्जांपल के लिए समझो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे सेटिंग कर ली कि यहाँ पर 25 न्यूटन की वेट डाल दी मैंने टोटल, और एसोलेशन को क्या बना दिया, एसोलेशन हमने देखा कि एसोलेशन हो गई जीरो। एसोलेशन क्या हो गई, जीरो हो गई। तो एसोलेशन जीरो हो गई तो हम लोग बोल सकते हैं दैट टेंशन इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड जीरो हो गई, एफ को राइट हैंड साइड भेज दो, तो टी इज इक्वल्स टू एफ। तो टेंशन किसके इक्वल हो गया बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो गया। टेंशन किसके इक्वल हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स। और टेंशन इस वक्त कितना है, 25 न्यूटन ना। इफ बॉडी का एक्सेलरेशन ही जीरो है तो इससे समझ में आता है बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, कौन सी इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो कैन आई से दैट टी इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन, यस बच्चों वी कैन से दैट टी इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन। तो टी अगर 25 न्यूटन है तो टी इज इक्वल्स टू एफ, टी इज इक्वल्स टू एफ, है ना। टी इज इक्वल्स टू एफ, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो राइट साइड फोर्स इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड फोर्स, है ना। तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के इक्वल हो जाएगा, और एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स है हमारे पास। तो जब आप देखोगे यहाँ पर आपका जो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन आप जब देखोगे, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन 30 न्यूटन तक आया था, उसके बाद जब आपने काइनेटिक फ्रिक्शन देखा तो वो कहाँ तक आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन 25 न्यूटन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि यहाँ पर जब आप देखोगे दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके लिए बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ध्यान से देखो मैं कैसे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आपका अप्लाइड फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों, और ये क्या आपका फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर मैंने जीरो ले लिया, फिर बाद में मैंने 10 न्यूटन ले लिया, दिस इज 20, दिस इज 30 एंड सो ऑन। इसके बाद चलो जान दो, उसके बाद यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, यहाँ पर 30 न्यूटन एंड सो ऑन। ठीक है, देखो बच्चों ग्राफ कैसे बनेगा अब इसका। जीरो पे कितना था, जीरो था। एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो थी तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो था। एक्सटर्नल फोर्स जब 10 था तब फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना है, 10 है। एक्सटर्नल फोर्स जब 20 था तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना है, 20 है। एक्सटर्नल फोर्स जब 30 है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है, 30 है। तो मतलब ये जो रीजन है यहाँ पर, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ, लेट मी जॉइन द पॉइंट्स लाइक दिस। तो ये जो रीजन है बच्चों यहाँ तक, ये जो रीजन है ये कौन सी फ्रिक्शन वाला रीजन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन वाला रीजन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन वाला रीजन है। तो आप यहाँ पर देखोगे अभी आपकी एक्सटर्नल फोर्स आपने जैसे बढ़ा दी, आ गया यहाँ 31 न्यूटन हमने कर दिया था ना। तो एक्सटर्नल फोर्स मतलब टेंशन आपने जैसे ही बढ़ा दिया तो बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन से कन्वर्ट होकर किस में आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन आप देख रहे हो 25 न्यूटन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट भी होता है बच्चों। तो यहाँ पर जब आप इसका ग्राफ आगे की तरफ प्लॉट करोगे, जैसे ही आपने 30 न्यूटन से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स दे दी तो ये जो बॉडी है लाइक दिस, ये ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन है। दिस इज द, यहाँ पर जो रीजन होगी ये काइनेटिक फ्रिक्शन वाली है, क्योंकि फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अभी चाहे आप बॉडी में कितना भी टेंशन दे दो, चाहे आप बॉडी में कितना भी टेंशन दे दो, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगी ना वो अभी 25 न्यूटन ही रहेगी, वो नहीं बदलने वाली। तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन ये जो पार्ट है ना आपका लाइक दिस, दिस इज 25 न्यूटन, तो ये नहीं बदलेगा। तो ये किसका फॉर्म, ये क्या, ये यहाँ पर जो रीजन होगी ये कौन से फ्रिक्शन में आता है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन में आता है। तो ये चीज आपको समझनी है बच्चों, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें देख ली। अभी मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा। जैसे कि बच्चों यहाँ पर देख लो, ये एक बुक है। एक चीज आप समझ लो, मैं इस बुक पे राइट की डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूँ, हम फोर्स दे रहे हैं इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बुक मूव नहीं कर रहा। क्यों मूव नहीं कर रहा, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स मेरे हाथों और बुक के बीच में लग रहा होगा वो लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा। तभी तो इसने मेरी अप्लाइड फोर्स को, सी ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया इसने ये फोर्स को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और जब मैं फोर्स यहाँ पर लगाऊंगा,
मतलब लेफ्ट की तरफ, अप्लाइड फोर्स में लेफ्ट की तरफ लगाऊंगा, अप्लाइड फोर्स में मेरी तरफ लगाऊंगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर लग जाएगी, राइट की तरफ लग जाएगी। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर लग जाएगी, राइट की तरफ लग जाएगी। तो आप देख रहे हो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। किसको देख के चेंज करता है, अप्लाइड फोर्स को देख के चेंज करता है। जिस भी डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स होगी या फिर जिस भी डायरेक्शन में बुक मूव करना चाहता है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग जाती है। अब जैसे कि मैं यहां से ऐसे पुश करूंगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कैमरा की तरफ लग जाएगी। जब मैं इस बुक को ऐसे पुश करूंगा, मतलब इस बुक को मैं कैमरा की तरफ पुश कर रहा हूं, तो फ्रिक्शनल फोर्स बोर्ड की तरफ लग जाएगा। तो इसके लिए हम फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कहते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कहते हैं हम, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्यों, क्योंकि ये अपने आप से एडजस्ट कर लेता है। फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कहते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्यों इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है विथ रिस्पेक्ट टू द मोशन ऑफ अ बॉडी। जो भी मोशन होगी बॉडी की, रिलेटिव मोशन जो भी बॉडी की होगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना चालू हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। आगे बढ़ते हैं अभी। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल सी द लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, ओ यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर गलती से मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख दिया है, एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन है। वो स्टैटिक का आईसी लगता है, मैंने यहाँ पर डाल दिया, इसके लिए गलती हो गया, सॉरी फॉर दैट। So write down the next topic, laws of static friction. There are the three laws in the static friction that we need to understand. So पहले यहाँ पर लिख देते हैं that laws of static friction. Okay. सो एक एक करके सारे लॉ को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट लॉ। बच्चों पहले लॉ की बात करेंगे। तो फर्स्ट लॉ में क्या है, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स हमें पता है, इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर कहना चाहते हैं दैट लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, is directly proportional to the normal reaction on the body। तो जैसे कि यहाँ पर आप बात करोगे, चलो हम इसको एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं, विदाउट एक्सपेरिमेंट हम बात ही नहीं करेंगे फिजिक्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई सरफेस ले लिया है और यहाँ पर मैंने एक पुली ले लिया है और ये फ्रिक्शन, ये रफ सरफेस है, यू कैन से, यहाँ पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, ये मैंने एक ब्लॉक ले लिया है, दिस इज अ ब्लॉक जिसको एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट करवा दिया लाइक दिस। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक पेन ले लिया और इस पेन, दिस इज मासलेस पेन, और इस पेन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वेट्स एड अप करेंगे। ठीक है, इस ब्लॉक का मास कितना है, m1 है फिलहाल। तो यहाँ पर जो इसका वेट लग रहा है वो m1g लग रहा है, और यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो n लग रहा है। हम इसमें क्या करेंगे, धीरे धीरे वेट्स ऐड करते जाएंगे। कब तक ऐड करेंगे, जब तक हमें ये हिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। जिस वक्त हिल गया उस वक्त रुक जाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे वेट्स ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे वेट्स ऐड किया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर वेट डेवलप हो गया, और उस वेट की वजह से यहाँ पर टेंशन डेवलप हो गया। उसी टेंशन, वही टेंशन क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को मूव करवा रहा है। तो समझो एक ऐसा पॉइंट रिसीव हो गया, एक ऐसा पॉइंट आ गया कि जिस वक्त ये स्टैटिक फ्रिक्शन टेंशन के सामने कमजोर पड़ गया, और टेंशन क्या हो गया, इसी टेंशन ने इस ब्लॉक को मूव करवाना चालू कर दिया। तो एट दैट पॉइंट दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज व्हाट, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ चुका है। ओके, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, चलो ये FS1 है, ये FS1 है, समझो ये स्टैटिक फ्रिक्शन FS1 है। तो हम देख रहे हैं कि चलो एक FS1 की वैल्यू रिसीव हो गई है, मैंने इसको यहाँ पर साइड में लिख दिया FS1। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक और ब्लॉक ऐड करवा दूंगा, जैसे कि यहाँ पर हमने एक और ब्लॉक ऐड करा दिया जिसका मास है m2। इसका मास कितना है, m2। तो इफ आई कंसिडर दिस एज एंटायर सिस्टम, अगर मतलब मान लो ये मेरा पूरा एंटायर सिस्टम है, तो इस एंटायर सिस्टम का वेट कितना होगा, इस एंटायर सिस्टम का वेट होगा m1g प्लस m2g, है ना, m1g इसका, m2g इसका। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, आप देखोगे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया,
नॉर्मल रिएक्शन अभी कितना हो गया, आप देखोगे M1 प्लस M2, यहाँ पर मैंने G कॉमन ले लिया, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया, नया नॉर्मल रिएक्शन। प्रीवियस नॉर्मल रिएक्शन क्या था, जब सिर्फ एक ही वेट था, सिर्फ M1 था, तो उस केस में चलो ये N1 ले लो, ये N2 ले लो, उस केस में नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ M1G था। तो आप देख रहे हो नॉर्मल रिएक्शन, जैसे ही आपने नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा दिया, तब आप क्या देखोगे, नाउ दिस वेट इज नॉट इनफ, ये वेट इनफ नहीं है इस दोनों ब्लॉक्स को मूव करवाने के लिए। आपने क्या किया, यहाँ पर और वेट्स लगा दी, यहाँ पर और वेट्स लगा दी। तो यहाँ पर जैसे ही और वेट्स लगा दोगे तो टेंशन बढ़ गया, टेंशन बढ़ जाएगा, टी बढ़ रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जब ब्लॉक मूव करना चालू कर देगा, है ना, तो Fs1 अभी फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो जाएगी यहाँ पर, Fs2। ऑब्वियसली बच्चों, यहाँ पर जब ये ब्लॉक मूव करना चालू होता है तब हमें पता है जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है, वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। ध्यान से सुनना बच्चों, फर्स्ट केस के सिनारियो में अभी तुमने वेट बढ़ा दिया, वेट बढ़ने की वजह से टेंशन बढ़ गई, टेंशन बढ़ने की वजह से लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ गया। तो आप देखोगे लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर, Fs2 इज ग्रेटर देन Fs1, और यू कैन से Fs1 इज लेस देन Fs2। तो यहाँ पर हमने जब ये पूरा सिनारियो देखा तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर आपने ब्लॉक्स की नॉर्मल रिएक्शंस बढ़ा दी, ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शंस बढ़ जाएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, दैट लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। क्यों एन, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा दैट N1 इज लेस देन N2। मतलब क्या हुआ, आपने यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाया तो आपको लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आप इस चीज को घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इसी चीज को अगर आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या किया, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारी पहली ब्लॉक है, मैंने इसके ऊपर फोर्स दिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आ गया मैं, कि जब ये ब्लॉक मूव करना चालू कर दिया, और ठीक है, लेकिन जब आप इसके ऊपर दूसरा और वेट डाल दोगे तो आपको मालूम पड़ेगा आपको और फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, और फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये ब्लॉक मूव करेगा। क्लियर। तो इन दैट केसेस इसे समझ में आता है कि अगर मैंने नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दूंगा तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। करेक्ट। तो ये हमारा पहला लॉ है, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन वी विल इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज म्यू एस। म्यू एस को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो म्यू एस का जो भी फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इट इज अ लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो आप जब देखोगे दोनों फोर्सेज है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन भी एक टाइप का फोर्स है, उसकी भी यूनिट न्यूटन हो जाएगी, तो म्यू एस का कोई भी यूनिट नहीं होगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इट इज नथिंग बट यूनिटलेस क्वांटिटी। ये क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। सो आई होप आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ में हम क्या देखेंगे, दैट फ्रिक्शनल फोर्स, static frictional force is independent, static frictional force is independent of area of contact between the surfaces। Amazing point, frictional force Fs is independent of area of contact between the surfaces। तो अभी इसके लिए मैं दूसरा डायग्राम बना लेता हूं। चलो, अभी यहाँ पर जब आप देखोगे बच्चों, तो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज योर सरफेस, ये आपका कोई तो सरफेस है लाइक दिस, और यहाँ पर आपका ये ब्लॉक है, मैंने एक छोटा सा ब्लॉक ले लिया है। 3 डायमेंशनल व्यू बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। या सो ये जो टेबल है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ टेबल, और यहाँ पर कोई तो लाइक दिस इज अ टेबल, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है विच इज पासिंग ओवर अ पुली। यहाँ पर कहीं पे पुली लगी हुई है फॉर एग्जांपल,
या लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर पुली लगी हुई है और ये ब्लॉक एक स्ट्रिंग के थ्रू इस पुली से कनेक्टेड है, और यहाँ पर मैंने क्या रख दिया है, एक मासलेस पेन रख दिया है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वेट्स ऐड करते जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज समझ लो, ये जो ब्लॉक है इसका मास कितना है, m है, जिसकी वजह से इसके ऊपर वेट कितना हो गया, mg हो गया, और नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, n हो गया। सो आई विल राइट डाउन दैट नॉर्मल रिएक्शन इज mg। करेक्ट। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मासेस ऐड करेंगे और लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मासेस की वजह से इसके ऊपर वेट आ गया, दैट इज mg, और यहाँ पर टेंशन डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर टेंशन डेवलप हो जाएगा। ये टेंशन इसको राइट की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एक ऐसी पॉइंट रीच हो गई कि हमें यह ब्लॉक मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो जिस वक्त ये ब्लॉक मूव करेगा तो उस वक्त हम लोग बोलेंगे दैट अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तो उस वक्त टी का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, एफ के इक्वल हो गया। चलो, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, दिस इज लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेसेस। मतलब क्या हुआ, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये वाली जो एरिया है ना, जस्ट मिनट में रेड पेन से बना देता हूँ। ये वाला जो एरिया है ना, दिस एरिया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस, जहां पर ब्लॉक टेबल के साथ कनेक्टेड है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, हम ये एरिया की बात कर रहे हैं। जो ब्लॉक का एरिया टेबल के साथ कनेक्टेड है ना, तो उस एरिया का कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। खास क्या, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे, देखो कैसे। अभी मैंने क्या किया, सेम मटेरियल लिया, ओके, सरफेसेस भी सेम लिया, कोई भी मैंने चेंजेस नहीं किया, लेकिन हम एक छोटा सा चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे, मतलब मान लो, मैं अज्यूम करने बोल रहा हूँ, किसी भी तरीके से हमने क्या किया, इस ब्लॉक का एरिया बढ़ा दिया, लाइक दिस। हमने क्या किया, इस ब्लॉक, चलो मैं यहाँ पर ही बना देता हूँ, दूसरी जगह बना देता हूँ, तो डायग्राम खराब हो जाएगा हमारा। हमने क्या किया, इस ब्लॉक का एरिया बड़ा कर दिया, लाइक दिस, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो अभी जो आप देखोगे बच्चों, तो आपका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, नाउ दिस इज योर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। यहाँ पे चलो मतलब मान लेते हैं ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट A1 है और ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट A2 है। ठीक है, और इस ब्लॉक का जो मास है ना, इस ब्लॉक का मास स्मॉल m ही है, कोई मास में चेंजेस नहीं हुआ है, मास उतनी है। तो मास उतनी होने की वजह से वेट भी उतना होगा, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन भी उतनी होगी। मतलब ये कंडीशन तभी वैलिड है जब आप उसकी वेट चेंज नहीं कर रहे हो। आप उसकी वेट चेंज नहीं कर रहे हो, आपको वेट चेंज नहीं करना है ना। कोई भी हालत में वेट चेंज मत कर देना उसका, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। समझो ये आपका पुली है, यहाँ पर ये आपका पुली है, और यहाँ से एक ऐसी स्ट्रिंग गई है, और यहाँ पर आपका, सॉरी, यहाँ पर हमें पैन बनाना होता है, तो यहाँ पर हमने एक पैन बना दिया। तो आपने क्या देखा, अभी हम देख रहे हैं कि इस पैन के ऊपर मैं मासेस ऐड करते जा रहा हूँ। मासेस जैसे जैसे ऐड करोगे इसकी वेट बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से टेंशन बढ़ते जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसे रीच हो जाएगी कि ये जो टेंशन है, ये जो टेंशन है, अब ये जो ब्लॉक है अभी मूव करना चालू हुआ। तो जब आप स्टैटिक फ्रिक्शन को देखोगे, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये और टेंशन क्या हो जाएगा, उस पॉइंट ऑफ मूवमेंट के लिए इक्वल हो जाएगा, उस पॉइंट ऑफ मूवमेंट के लिए। तो आप क्या नोट करोगे पता है, आपकी नोट पॉइंट ऐसी होगी कि यहाँ पर जितने मासेस थे उतने ही मासेस यहाँ पर है, यहाँ पर जितने मासेस थे उतने ही मासेस यहाँ पर है। इसका मतलब इन दोनों की वेट सेम है, इन दोनों की वेट सेम है, जिसकी वजह से इन दोनों का टेंशन सेम हो जाएगा। इन दोनों का टेंशन सेम है, इन दोनों की टेंशन सेम है, तो क्या इनकी फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम होनी चाहिए, यस, इनके फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम होनी चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है जब ब्लॉक मूव करने वाला होता है
तो उस वक्त टेंशन और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे, लेट्स समझो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स F1 है और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स F2 है, तो आप देखोगे वेट सेम है जिसकी वजह से टेंशन सेम है, तो टेंशन यहाँ पर जो T है, T इज इक्वल्स टू F1, तो आई विल राइट डाउन F1 इज इक्वल्स टू T। तो यहाँ पर देखोगे mg इज सेम, mg इसके सेम है ना, तो जिसकी वजह से ये दोनों टेंशन भी सेम हो गया, ये दोनों टेंशन भी सेम हो गया, और हमें पता है ये ब्लॉक अभी मूव करने वाला है, तो ये टेंशन किसके इक्वल हो गया, F2 के बराबर हो गया, तो F2 इज इक्वल्स टू T, therefore I will write down F1 is equals to F2, F1 is equals to F2। तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आता है कि जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है बिटवीन द टू सरफेसेस, उसका कोई इफेक्ट नहीं गिरता किस पे, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेसेस। सो दिस इज योर सेकंड लॉ। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड लॉ। अभी हम बात करेंगे किसकी, थर्ड लॉ की। थर्ड पॉइंट हमें क्या बोलता है, दैट लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द मटेरियल ऑफ द सरफेसेस। मतलब लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है और मटेरियल ऑफ सरफेसेस पे भी डिपेंड करता है। सो आई विल राइट डाउन दैट लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेसेस, एंड नेचर ऑफ सरफेसेस। ये चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे दैट लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड द नेचर ऑफ द सरफेसेस, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम सबसे पहले नेचर की बात करेंगे। नेचर की बात करने के लिए हम यही एग्जाम्पल ले लेते, चलो कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं लेते। यहाँ पर हम मान के चलते कि ये ब्लॉक और ये जो सरफेस है, टेबल जो बोल सकते हो आप, ये दोनों के बीच में, ये दोनों सरफेसेस काफी रफ है, इनका जो यहाँ पर ये जो टेबल है काफी रफ है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होती है। तो हम बोलेंगे दैट यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, F1 है। अभी हमने क्या किया पता है, अभी हमने इस टेबल पे, सेकंड वाला जो केस है, इस टेबल के ऊपर लुब्रिकेंट लगा दिया। लुब्रिकेंट मतलब आप ऑयल ले सकते हो। ओके, आपने क्या किया, इस टेबल के ऊपर ऑयल लगा दिया। तो जब आप इस टेबल के ऊपर ऑयल लगा दोगे, तो आपको पता है ये जो टेबल है, ये इसकी रफनेस कम हो गई, मतलब ये टेबल अभी स्लीपी हो गया, जिसकी वजह से अब ये जो ब्लॉक है, कम वेट्स, आप जब यहाँ पर वेट्स कम पुट करोगे, उसी कम वेट्स पे भी ये मूव करना चालू कर देगा। तो ऑब्वियसली अगर वेट कम हो गया, जिसकी वजह से टेंशन कम हो गया, टेंशन कम होने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो गया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, दैट F2 इन दिस केस इज लेस देन F1। इसके लिए हम कहते हैं दैट लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। ये हमने किस पे डिस्कस किया, नेचर, दोनों सरफेसेस के बीच में कैसा नेचर है, क्या वो दोनों सरफेस रफ है, क्या वो दोनों सरफेस स्मूथ है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये हमने इस चीज पे डिपेंड किया कि ये नेचर ऑफ द सरफेसेस पे डिपेंड करता है। अभी हम बात करते हैं मटेरियल ऑफ द सरफेसेस। अब जैसे कि मटेरियल ऑफ द सरफेसेस, यहाँ पर समझो ये वुडन ब्लॉक है, ये कौन सी ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, ये वुड का बना हुआ है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो F1 होगी, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, वो कितनी होगी, F1 होगी। और यहाँ पर जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, F2। लेकिन हम लोग मान के चलते ये जो ब्लॉक है ये किसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। दिस इज आयरन ब्लॉक, दोनों का मासेस सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी आपको सेम रखना है, सेम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखोगे दैट फ्रिक्शनल फोर्स F1 एंड F2 ये भी इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी अलग अलग होगा। ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर सकते हो इन योर फिजिक्स लैब। तो इससे समझ में आता है दैट लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड द नेचर ऑफ सरफेसेस। तो सेकंड वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया, जहाँ पर ये वुडन ब्लॉक है और ये आयरन ब्लॉक है, तो वहां पर हमने किसको डिस्कस किया है, मटेरियल ऑफ सरफेसेस को डिस्कस किया है कि जो ये बॉडी बना हुआ है ये कौन सी मटेरियल का बना हुआ है। तो फर्स्ट केस में वुड का था, सेकंड केस में वो आयरन का था। ठीक है, तो इससे आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि इन्हीं लॉज पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आपको जाएगा फर्स्ट लॉ। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस गाइस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी इसी तरीके से ही होता है और उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आप इसी तरीके से कर सकते हो। सो नाउ लेट्स डिस्कस लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो लेट्स सी, यहाँ पर हम इसको रब कर देते हैं। So let's talk about the first law of kinetic friction. Same law जो static friction के लिए हमने देखा था, kinetic friction का भी same law. First law that kinetic friction is also directly proportional to the normal reaction. ठीक है,
So to remove the proportionality sign, we will introduce the constant, and that constant is mu k. Mu k is known as a coefficient of kinetic friction. Coefficient of kinetic friction. ओके आपको याद रखना है, भूलना नहीं, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सेकेंड, kinetic friction is independent. Kinetic friction is independent of area of contact. Area of contact between two surfaces. Area of contact between two surfaces. ठीक है. Third point, that coefficient, kinetic frictional force depends on nature and material of surfaces in contact. Okay, so there are the laws, these are the certain laws of kinetic friction. And fourth law, we will talk about the magnitude of kinetic friction. The magnitude of kinetic friction is independent of relative velocity between the two surfaces, provided that relative velocity neither too large nor too small. ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान में रखना है. द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज अप्रोक्सीमेटली, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू सरफेसेस. मतलब क्या हुआ, ये जो बॉडी है ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स is approximately independent of relative velocity between the two surfaces, provided that relative velocity neither too large nor too small. तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, the magnitude of kinetic frictional force. ठीक है, इसको एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ तो आपको समझ में आए बेटर तरीके से. So the magnitude of kinetic frictional force, this is frictional and this is force. So the magnitude of kinetic frictional force is approximately independent of the relative velocity between the two surfaces, provided that relative velocity neither too large nor too small. हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे. ठीक है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ये दोनों बॉडीज के बीच में जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, सो दीस आर द सर्टेन लॉस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. सो प्लीज कॉपी डाउन दिस. Let's move to the last topic for the day. The last topic is the direction of kinetic friction. आप kinetic friction की डायरेक्शन कैसे बता सकते हो? चलो देखते हैं कैसे हम बताएंगे the direction of kinetic friction. ठीक है, so please note down the next topic. Next topic is direction of kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताने की कोशिश करेंगे हम इस टॉपिक में. तो बच्चों ध्यान से देखना क्या मैं बता रहा हूँ. तो जैसे कि ये सरफेस है, यहाँ पर हमारा एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m1, मास की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, और ये ब्लॉक मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v. ओके, और इसी के ऊपर मैंने दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, दिस इज सेकेंड ब्लॉक जिसका मास है m2 और इसकी वेलोसिटी है 2v. So this is block number 1 and this is block number 2. Okay, तो यहाँ पर मुझे बताना है कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वो कौन से डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी. ठीक है, हम डायरेक्शन निकालना चाहते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखो चीज कैसे मैं कर रहा हूँ. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉक 1 की. तो ब्लॉक 1 v1 बार हम लोग लेंगे, दैट दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस. सो v1 बार इज इक्वल्स टू, आई विल राइट डाउन v I कैप.
है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी v है इन द राइट डायरेक्शन। उसी तरीके से v2 बार की मैं बात करूंगा, सो इट इज 2v i कैप, बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो अभी हम जब बात करेंगे दैट वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, मतलब सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट की वेलोसिटी क्या है, सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट की वेलोसिटी कितनी है। सो आई विल राइट डाउन v1 बार माइनस v2 बार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1, इट इज v i कैप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2, इट इज 2v i कैप। सो ये कितना हो गया, v माइनस 2v बिकम्स माइनस v i कैप। वही वेलोसिटी ऑफ सेकंड ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ब्लॉक, it is nothing but v2 bar minus v1 bar. What is the value of v2, it is 2v, and what is the value of v1, it is v. So 2v minus v कितना हो गया, v i कैप। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है हमें, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक क्या देख रहा है कि जो फर्स्ट ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक क्या देखेगा कि जो फर्स्ट ब्लॉक है वो कहां पर जा रहा है, इट इज मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि माइनस वी आई कैप आ रहा है ना। तो सेकंड ब्लॉक के लिए फर्स्ट ब्लॉक कहां पर जा रहा है, पीछे जा रहा है। सेकंड ब्लॉक के लिए फर्स्ट ब्लॉक कहां पर जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो अगर फर्स्ट ब्लॉक पीछे जा रहा है, सेकंड ब्लॉक के लिए फर्स्ट ब्लॉक अगर पीछे जा रहा है, तो सेकंड ब्लॉक क्या करेगा, ये देखो ये जो फर्स्ट ब्लॉक है ना, दिस इज ब्लॉक नंबर 1। सेकेंड ब्लॉक क्या करेगा, फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा आगे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक 1 बिकॉज ऑफ सेकेंड ब्लॉक, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक 1 बिकॉज ऑफ सेकेंड ब्लॉक। ठीक है, तो इससे हमें देखो डायरेक्शन मिल गई ना। अभी हम बात करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ब्लॉक। आप देखोगे आंसर पॉजिटिव में प्लस वी आई कैप, तो प्लस वी आई कैप हो गया, मतलब जब फर्स्ट ब्लॉक से देखोगे, फर्स्ट ब्लॉक के लिए सेकेंड ब्लॉक कहां पर जा रहा है, इन द राइट डायरेक्शन, है ना, इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है फॉर द फर्स्ट ब्लॉक। तो जब आप डायग्राम बनाओगे यहाँ पर, तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए सेकेंड ब्लॉक अगर आगे की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, तो फर्स्ट ब्लॉक सेकेंड ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा पीछे की तरफ, लाइक दिस, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन सेकेंड ब्लॉक बिकॉज ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन सेकेंड ब्लॉक बिकॉज ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। तो इस तरीके से आप देख रहे हो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। चलो हम थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं इस चीज में। अभी मतलब मान के चलो कि अभी इसका वेलोसिटी v है और इसका वेलोसिटी 2v है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं क्या होगा। सो अभी हम मानेंगे दैट v1 बार का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट ब्लॉक का वेलोसिटी, इट इज 2v i कैप, एंड v2 बार का वैल्यू कितना है, v2 बार का वैल्यू है v i कैप, ठीक है। तो जब मैं बात करूंगा वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ 1, इट इज 2v, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ 2, इट इज v i कैप एंड i कैप, सो 2v माइनस v बिकम्स v i कैप। सो जब हम वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 की बात करेंगे, सो वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ 2, इट इज v i कैप, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ 1, इट इज 2v i कैप, सो योर आंसर कम्स आउट टू बी माइनस v i कैप एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखो पूरा वैल्यू ही चेंज हो गया। ओके, सो जब आप बात करोगे वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ब्लॉक, तो इस केस में देखो ये इसका आंसर पॉजिटिव में है। मतलब जब आप सेकंड ब्लॉक से फर्स्ट ब्लॉक को देखोगे, सेकंड ब्लॉक से आप फर्स्ट ब्लॉक को देखोगे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ब्लॉक, तो सेकंड ब्लॉक आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो जो फर्स्ट ब्लॉक है वो आपको कहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। सेकेंड ब्लॉक से जब आप फर्स्ट को देखोगे तो वो आपको राइट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सेकेंड ब्लॉक फर्स्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर लगा देगा, लेफ्ट की तरफ लगा देगा। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक नंबर 1 बिकॉज ऑफ ब्लॉक नंबर 2, ठीक है, फाइन। तो अभी हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ब्लॉक। तो जब फर्स्ट ब्लॉक से आप सेकंड ब्लॉक को देखोगे, तो सेकंड ब्लॉक देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, माइनस वी आई कैप का मतलब हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर फर्स्ट ब्लॉक से आपने सेकंड ब्लॉक को देखा, तो ये तो फर्स्ट ब्लॉक से सेकंड ब्लॉक कहाँ पर जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो फर्स्ट ब्लॉक क्या करेगा, सेकंड ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लाइक दिस। सो दिस इज द फोर्स ऑन सेकंड ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ब्लॉक, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आए, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। So I hope that you guys understood this lecture and you like this lecture. If you like this lecture, then please share with your friend and subscribe our channel. Thank you.